Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Lectures by Radhika। ये सेशन आज का जो हमारा होगा इसमें हम बस पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। मैं आपसे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंडस्ट्री भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या होती हैं। कॉमर्स के भी सिमिलरली मैंने डिस्कस किया है और ट्रेड का भी सिमिलरली मीनिंग, टाइप्स, एवरीथिंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, और क्लियर करने के लिए मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिस्टिंक्शन क्या है इनका, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। मैं आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा डिस्टिंक्शन क्लियरली मेंशन कर दिया है बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इधर है यहाँ पे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। इन 6 पॉइंट्स के अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं जो मैं आगे फर्दर मेंशन करूँगी। पहले हम इन 6 को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी बचे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इधर है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। दिस इज़ कॉलम फॉर इंडस्ट्री, ये कॉलम है कॉमर्स का और ये कॉलम है ट्रेड का, जैसे कि यहाँ ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ऑलराइट, अब इनके सब डिस्टिंक्शन हम एक दूसरे से कंपेयर करके, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड को कंपेयर करके इनका डिस्टिंक्शन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड मैंने आपसे बहुत डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक आपको इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का इंडिविजुअली इन तीनों का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो थोड़ा सा जब हम डिस्टिंक्शन डिस्कस करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो आप मेरे पुराने रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हैं, फिर से उनको कंसिडर कर सकते हैं, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जिस पे हम डिस्टिंक्शन करेंगे वो है इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड का, वो है मीनिंग। मीनिंग क्या होता है इन तीनों का, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का। जैसे कि यहाँ बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में मीनिंग क्या है, बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होता है, वहाँ पर खाली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, या तो मैनुअली भी हो सकते हैं या तो मशीन के थ्रू हो सकते हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री में हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। पर्पस एक ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना। ठीक है, कॉमर्स के अंडर क्या होता है, जो गुड्स यहाँ इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, फैक्ट्रीज में बेसिकली प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, उन्हें कॉमर्स आता है। फिर कॉमर्स का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कॉमर्स बेसिकली क्या करता है, जो गुड्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो गए हैं वो उन्हें आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसी को भी नहीं कर देगा। होलसेलर्स लेते हैं प्रोड्यूसर्स से और आगे फर्दर प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, रिटेलर्स फर्दर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो एज एंड व्हेन जहाँ जैसा रिक्वायर्ड है, जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और जिस टाइम पे रिक्वायर्ड है, कॉमर्स उनको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कमिंग टू ट्रेड, ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड में ट्रेडर्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज को आगे बेचते या खरीदते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं वो होलसेलर्स से गुड्स बाय करते हैं और कस्टमर्स को फर्दर सेल करते हैं। तो ये फाइनल प्रोसेस आ जाता है ट्रेडिंग का। तो ये हो गया तीनों का डिफरेंस, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब बात करते हैं स्कोप की। इंडस्ट्री में लिखा है वाइड स्कोप ऑफ ऑपरेशन एज वाइड रेंज ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस। इंडस्ट्री का स्कोप बहुत वाइड है। क्यों वाइड है, क्योंकि इनका ऑपरेशन, स्कोप ऑफ ऑपरेशन या साइज़ ऑफ ऑपरेशन जिस पे ये काम करते हैं बहुत बड़ा है। कोई एक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि यहाँ लाखों करोड़ों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्री में। तो जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा वाइड है। वाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वाइड रेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ कोई एक गुड्स नहीं प्रोड्यूस होता दुनिया में। आपके अगल बगल जिस पे आप बैठे हैं, खड़े हैं, ये देख रहे हैं जिस पे लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जितनी भी चीज़ों आपके अगल बगल हैं, ये तमाम चीज़ें कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं। तो इंडस्ट्री में तमाम तरह की चीज़ें जो आपके अगल बगल आपको आज दिख रही हैं रूम में बैठे हुए, वो सब प्रोड्यूस होती हैं कहाँ, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गुड प्रोड्यूस करती है, जितने भी गुड्स हैं, एन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करती है कौन, इंडस्ट्री। तो स्कोप इसका बहुत वाइड है। कमिंग ऑन टू कॉमर्स, वाइड स्कोप कंसिस्ट ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स का स्कोप भी बहुत वाइड है। वाइड क्यों है कि जितने भी गुड्स इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं, आगे फर्दर उसे प्रॉपर हैंड्स में, प्रॉपर टाइम पे पहुंचाना कॉमर्स का काम होता है। तो कॉमर्स में सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं आती, जैसे कि हमने यहाँ ब्रांचेस पढ़ी थी कॉमर्स की अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आपको पता होगा कि इसका वाइड स्कोप क्यों मैंने यहाँ लिखा है ट्रेड्स एंड एड टू ट्रेड, क्योंकि इसमें खाली ट्रेडिंग ही नहीं आती है,
गुड्स को फर्दर सेल करने का प्रोसेस ही नहीं आता है मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर, फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, बल्कि एड्स टू ट्रेड मतलब उसके बीच में जितने भी स्टेप्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, वेयर हाउसिंग के या फाइनेंसिंग के एक्सेट्रा, जो भी स्टेप्स आते हैं वो सारे कॉमर्स के अंडर आ जाते हैं। तो इसका जो स्कोप है वो भी बहुत वाइड है, बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है, बहुत वाइड स्कोप है। और ये कॉमर्स का, इसलिए इसका भी स्कोप यहाँ लिखा है वाइड स्कोप। इंडस्ट्री भी बहुत वाइड स्कोप है इसका, वाइड रेंज ऑफ बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करती है डिफरेंट तरह के। उन्हीं डिफरेंट तरह के गुड्स को कॉमर्स आगे फर्दर सेल करने के लिए ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड को यूज़ करती है। इसका भी स्कोप इसलिए बहुत वाइड है। बट ट्रेड का स्कोप नैरो है। ट्रेड का स्कोप नैरो क्यों है? इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू, क्यों? क्योंकि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग। क्यों नैरो स्कोप है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ इतना काम आता है, परचेजिंग और सेलिंग का काम होता है, सिर्फ परचेज और सेल करने का काम होता है और कुछ नहीं होता है। तो ट्रेडिंग का स्कोप थोड़ा सा नैरो है, बल्कि और उसी के कंपैरिजन में करें तो इंडस्ट्री का वाइड है और कॉमर्स का भी वाइड स्कोप है। नाउ कमिंग ऑन टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटीज़ जैसे यहाँ लिखा है, इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, कॉमर्स क्रिएट करता है यूटिलिटीज़ ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा, ट्रेड यूटिलिटी क्रिएट करता है पोजेशन यूटिलिटी। ये तरह की जो सब यूटिलिटीज़ यहाँ लिखी हुई हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि यूटिलिटीज़ क्या है, वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक बार बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था यूटिलिटीज़ के बारे में, बट अभी यहाँ क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, मैं आपको रीडिस्क्राइब कर दे रही हूँ कि यूटिलिटीज़ के बारे में कि ये एक्चुअल में है क्या। तो पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, तो फॉर्म यूटिलिटी की अगर बात करें तो फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? फॉर्म यूटिलिटी रिफर्स टू हाउ वेल अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स द कस्टमर नीड्स, यानी कि कस्टमर की जो भी नीड है उसको सेटिस्फाई कितने अच्छे से, कोई भी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बन रहा है कितने अच्छे से कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब उसकी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ हम अपने क्या क्या प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला सकते हैं। सपोज़ अगर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ लोअर प्राइस के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अगर उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में एक ही है तो हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग रेंज में। तो क्या होगा, कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, एक वाइडर कलेक्शन मिल जाएगा, प्लस लोअर प्राइस में भी मिल जाएगा, प्लस कन्वीनियंट और हो जाएगा उनके लिए। तो बेसिकली फॉर्म यूटिलिटी क्या देखती है? ये देखती है कि कितने अच्छे से कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को, जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, ये बेसिकली फॉर्म यूटिलिटी देखती है, ठीक है। इसका एम क्या होता है फॉर्म यूटिलिटी का? फॉर्म यूटिलिटी का एम सिर्फ एक ही होता है, इसका गोल सिर्फ एक ही होता है कि इंक्रीज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना। किसको? जो भी आप ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज़ करना हमेशा ही रहेगा, लेकिन जो भी परसीव्ड वैल्यू है प्रोडक्ट्स की उसको भी मैक्सिमाइज़ करना या फिर उसको इंक्रीज़ करना, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। इंक्रीज़ करना या मैक्सिमाइज़ करना कुछ भी कह सकते हैं। जो कस्टमर कह रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज़ करना फॉर्म यूटिलिटी का काम होता है। तो इन शॉर्ट एक बार फिर से बता दे रही हूँ, फॉर्म यूटिलिटी क्या हो गई? फॉर्म यूटिलिटी ये देखती है कि कितने अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट। उसके लिए अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, आप क्या कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, कस्टमर उससे नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, यूज़ तो अच्छे से आ रहा है लेकिन एक्सपेंसिव है, नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो प्राइस कम करेंगे। अगर सपोज़ एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में एक प्राइस का, कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में अलग अलग रेंज में, फिर कस्टमर को वाइड चॉइस मिल जाएगी। सो ये एक एग्जाम्पल्स थे। सो ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना। अब कॉमर्स क्या कर रहा है, ये किस तरह की यूटिलिटी को क्रिएट करता है? ऑफकोर्स ये फॉर्म यूटिलिटी जो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट इस तरह का क्रिएट करना, उस तरह का क्रिएट करना, इस दाम पे क्रिएट करना, ये सब तो इंडस्ट्री करेगा, इंडस्ट्री का काम है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है कि ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। कमिंग ऑन टू कॉमर्स, ये किस तरह की यूटिलिटीज़ क्रिएट करती हैं? पर्सन, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा। पर्सन यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था ये चीज़ पहले भी, पर्सन यूटिलिटी से क्या मतलब हुआ, किस पर्सन को कहाँ पे कब क्या प्रोडक्ट चाहिए ये हमें नहीं पता। ये हमें हमें से मतलब है मेरा कि ये जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें नहीं पता किसको कहाँ क्या चाहिए। तो कॉमर्स क्या कर रहा है, कॉमर्स होलसेलर्स होते हैं, जैसे कि इसमें हमने आपसे प्रीवियस सेशन में आपसे डिस्कस करा था। होलसेलर्स होते हैं, वो गुड्स खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और फर्दर आगे जिनको जहाँ ज़रूरत होती है सेल करते हैं। तो होलसेलर्स कॉमर्स का ही तो पार्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गुड्स ले रहे हैं और आगे जिनको जहाँ ज़रूरत है एज एंड व्हेन वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिसको जहाँ ज़रूरत है, जिस पर्सन को जिस जगह पे वहाँ डिफिशेंसी है कुछ की वहाँ पे, और जिस टाइम पे ज़रूरत है वहाँ वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉमर्स पर्सन, प्लेस, टाइम तीनों यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है।
आई थिंक अब यूटिलिटी जो पर्सन यूटिलिटी है, किस पर्सन को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है गुड्स, वो ये देख लेता है और प्रोवाइड कर देता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जिस जगह पे, जिस स्पेस पे, देखिए गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं कंट्री की एक पार्ट में, पर वो स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है। तो प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है कॉमर्स, जहाँ पे जिस गुड के जैसे भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी सफिशेंट नहीं है तो वहाँ ये डिस्पैच करवा देता है गुड्स, वहाँ पहुँचा देता है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे भी गुड्स आ जाते हैं, जिस टाइम पे ज़रूरत होती है वो पहुँचा देता है। तो इस तरह से ये तीनों यूटिलिटी क्रिएट करता है। नाउ कमिंग ऑन टू ट्रेड क्रिएट करता है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है? इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली ईजी टू एक्वायर, यानी कि कितनी ईज़िली, जितनी भी ईज़िली जो कस्टमर्स होते हैं उनको गुड्स मिल सकता है। उनको पोजेशन से मतलब क्या होता है? पोजेस मतलब जैसे ये मार्क है, ये मेरा है, मैं इसकी ओनर हूँ, ये मेरे पोजेशन में है, राइट। तो पोजेशन यूटिलिटी से मीनिंग क्या हो गया कि कस्टमर्स कितनी ईज़िली गुड्स को ख़रीद पा रहे हैं या एक्वायर कर पा रहे हैं। उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि कितना कस्टमर्स के रीच में प्रोडक्ट है, एक वो चीज़ हो सकती है जिससे हम प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए उस गुड को ख़रीदने के लिए, तो बैंक्स जो होते हैं वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं उस चीज़ में। तो पोजेशन यूटिलिटी ट्रेड क्रिएट करता है, क्योंकि ट्रेड में तो अल्टीमेटली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है। ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग करते हैं लास्ट स्टेज, राइट, लास्ट प्रोसेस होता है ये इन सब का, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स जो गुड्स सेल करते हैं और हम गुड खरीदते हैं, तो हम पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, हम इन गुड्स को अल्टीमेटली उनसे खरीद के पोजेस कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स क्या क्रिएट करती है? पोजेशन यूटिलिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, कैपिटल इंडस्ट्री, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एज वी नो कि इंडस्ट्री में बहुत बल्क में प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, मीन्स कोई काउंटिंग नहीं है। इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को। इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड्स का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में आने वाली जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है उसको एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ शायद फ्यूचर में इतने गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, 100 गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम 100 गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। मतलब ऐसा हम सोचते हैं, हम पता लगाते हैं कि हाँ शायद आने वाले समय पे इतने महीने में इतने गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इतने गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अब 100 एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो बहुत कम है, पॉपुलेशन वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो कैपिटल जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि भैया उतनी ही मशीनरी चाहिए, उतना ही प्लांट मशीनरी चाहिए, उतना ही रॉ मटेरियल्स चाहिए, उतना ही लेबर्स को हमें पैसा देना है, उतना ही सेटअप करने मशीनरी में कहीं तो प्लांट लगाएंगे अपना। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन है उतना ज़्यादा कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। तो इंडस्ट्री में क्या, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए। वहीं अगर कॉमर्स की बात करें तो ऑफकोर्स कैपिटल से इंडस्ट्री से कंपेरिजन में थोड़ी कम कैपिटल यहाँ चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मेन पैसा प्रोड्यूस करने में गुड्स को लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा लगता है पर उतना नहीं लगता है जितना प्रोडक्शन में लगता है। कमिंग ऑन टू ट्रेड, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। अब ट्रेडिंग में तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिर भी हम गुड्स को हम जयपुर से लखनऊ पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा रहे हैं, दिल्ली से हम कोलकाता पहुंचा रहे हैं, डिफरेंट जगह पहुंचा रहे हैं, भाई पैसा लग रहा है। बट ट्रेडिंग में तो हमने एक मार्केट में खाली शॉप लगा ली और वहाँ हम बाइंग एंड सेलिंग का कर रहे हैं, तो हमें एक शॉप पर इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, गुड्स जो हम खरीद रहे हैं होलसेलर से उन पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, बट इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी प्रोडक्शन में लग जाएगी या डिस्ट्रीब्यूशन पर इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। तो इंडस्ट्री में लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए। कॉमर्स में उससे कम कैपिटल और ट्रेड में उससे भी कम कैपिटल, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। कमिंग ऑन टू द रिस्क फैक्टर, इंडस्ट्री रिस्क फैक्टर हायर रिस्क देन कॉमर्स। कॉमर्स में लिखा है लो रिस्क दैन इंडस्ट्री और ट्रेड में लिखा है लो रिस्क दैन इंडस्ट्री। देखो, रिस्क फैक्टर हर बिजनेस में रहता है थोड़ा थोड़ा, चाहे हम कितना भी उसे ओवरकम या कवर करने की कोशिश करें इंश्योरेंस करवा के, बट रिस्क फैक्टर एक हमेशा रहता है। लेकिन एक बात ये भी कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ उतना ज़्यादा रिस्क होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगा के हमने इन्वेस्टमेंट करी है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो यही होगा ना, इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा यही थी। यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली उससे कम थोड़ा सा पैसा लगा है तो रिस्क भी थोड़ा कम होगा और यहाँ उससे भी कम रिस्क होगा, राइट। जितना ज़्यादा कैपिटल लगेगी उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा रिस्क, जितनी कम कैपिटल उतना कम रिस्क। बट रिस्क फैक्टर तो हर जगह ऑलमोस्ट है ही है, ठीक है।
कमिंग ऑन टू द 6 पॉइंट, प्लेस ऑफ वर्क। कहाँ पे प्लेस वर्क होता है, कहाँ पे चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्शन लिखा है तो कहाँ होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो कहाँ होता है, यहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स लिखा है तो वो कहाँ होता है, प्लेस ऑफ वर्क। इंडस्ट्री कहाँ, फार्म्स, फैक्ट्री, माइन, वर्कशॉप, इन जगहों पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। फार्म्स में हो सकते हैं, माइन में हो सकते हैं, फैक्ट्री में हो सकते हैं, वर्कशॉप में हो सकते हैं, ठीक। अब ये मत कहना फार्म्स में मैम कैसे होते हैं, फार्म्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, आपको याद होगा जेनेटिक इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस करी हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, हम जो है प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और उससे जो चीज़ें हमें मिलती हैं फर्दर रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं या सेलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, प्रीवियस वीडियो आप ओपन करो और सॉरी प्रीवियस टू प्रीवियस, क्योंकि लास्ट में तो हमने कॉमर्स डिस्कस किया था, उसके पहले वाले में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री, तो उससे पहले वाला वीडियो आप देखना चाहे, इंडस्ट्री पूरा डिस्क्राइब करिए, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को, उसमें फार्म्स है, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। बात करें कॉमर्स की, कॉमर्स में देखिए कि कोई स्पेसिफिक प्लेस पे तो काम होता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का एक प्लेस से दूसरी जगह, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यहाँ काम होता है, कोई एक जगह पे बैठे बैठे आप काम नहीं कर सकते हो। कमिंग टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या होता है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, तो ये कहाँ पे होती है, ये चीज़ मार्केट में होती है, ठीक है। तो आई होप इतने मीनिंग क्लियर हैं आपको, इतना जो 6 यहाँ पे लिखे हैं, बाकी फर्दर और भी हैं, अब मैं वो फर्दर 4 लिख कर आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ये फर्दर रिमेनिंग डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 6 डिफरेंसेस हमने प्रीवियसली डिस्कस करे, और अब यहाँ पे रिमेनिंग 4 डिफरेंसेस और होते हैं, वो मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। देखो, अगर ये चार्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया है बहुत प्रॉपरली, ये टोटल 10 पॉइंट्स के साथ, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इसके पहले 6 पॉइंट्स लिखे थे, अगर आप अपने एग्ज़ाम में बनाकर आते हो तो आपको 100% सारे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिफरेंस है जो मैंने मैंशन किया है यहाँ पे, पॉइंट्स बहुत सही हैं, और मीन्स इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड के बीच में अगर डिस्टिंक्शन पूछा जाता है तो बनाकर आओगे, ये बोल के 100% ऑफ योर मार्क्स, ठीक है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द 7 पॉइंट, एलिमेंट्स बेसिकली टाइप्स कंसिडर कर लो कि इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड का रिस्पेक्टिवली टाइप क्या है। अगर इन एलिमेंट्स इंडस्ट्री की बात करें तो जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये वाली जो टाइप्स है ये सब मैंने आपसे ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है वीडियो में, शॉर्ट में मैं फिर से एक बार आपको यहाँ बता दे रही हूँ। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती थी, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जेनेटिक जिनमें ब्रीडिंग होती है एनिमल्स और प्लांट्स की कुछ स्पेशीज़ की। ब्रीडिंग से मतलब है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पेशीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, उनको सेल करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल इनका हो जाएगा प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, डेयरी फार्मिंग, फिश हैचरीज, फॉरेस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई जहाँ से हम यूज़फुल मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, कहाँ से, अर्थ से, अर्थ में सॉइल से, एयर से, वाटर से, या अर्थ के सरफेस के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज़फुल मटेरियल निकालते हैं अर्थ से जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं अर्थ में, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो और उसको हम फर्दर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, और इसका एग्जांपल हो जाएगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, एफॉरेस्टेशन, फिशिंग, ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। कमिंग ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, देखो जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव जो मैंने आपको बताया, आप इंडस्ट्री वाला वीडियो मेरा ओपन करके देखना, उसमें आपको डिस्टिंक्शन पूरा अच्छे से दिख जाएगा। जो इंडस्ट्रीज़ में 2 तरह की होती थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ मैंने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि फर्दर और 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है ये सब आपको डिटेल वहाँ मिल जाएगा। एक बार शॉर्ट में बस मैं आपको यहाँ चीज़ें बता रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉ मटेरियल्स का फिनिश प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल आता है, उससे हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और फाइनली उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, आगे फर्दर सेलिंग पर्पज़ के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के पर्पस में इंगेज होती हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि डैम्स का, ब्रिजेस का, रोड्स का, कैनल्स का, बिल्डिंग्स का, इन सब का कंस्ट्रक्शन होता है। इनका जो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट होता है वो एक जगह पे ऑफकोर्स फिक्स रहता है, वो अमूवेबल नहीं होता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू कॉमर्स, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेड्स, ए टू ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिंग का मीनिंग और कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि प्रोक्योरिंग ऑफ goods and services with the objective of selling them at a profit.
यानी कि प्रोक्योरिंग का मतलब परचेजिंग भी कह सकते हो, गुड्स और सर्विस को परचेज करना, किस ऑब्जेक्टिव से, आगे सेल करने की पर्पज से, अगेन प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। एड्स टू ट्रेड वो होते हैं जो आगे इन सब प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, मनी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें एड्स टू ट्रेड के अंदर आती हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस करी हुई हैं। आपको डिटेल चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वो डिटेल में है। तो कॉमर्स की 2 ब्रांचेस थी, ट्रेड्स और एड टू ट्रेड, अगर आपको याद होगा तो वो यहाँ मेंशन है, इसके अंदर आता है। ट्रेडिंग के अंदर क्या आती है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड 2 तरह की रहती थी, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड यानी कि अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करें अपनी ही कंट्री के अंदर, ठीक है, जैसे इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया के अंदर ही अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो होम ट्रेड। अगर हम इंडिया से बाहर कर रहे हैं तो वो फॉरेन ट्रेड। अगर हम कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहे हैं तो होम ट्रेड के अंदर आया। बट अगर जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के हम बाहर कर रहे हैं तो वो फॉरेन ट्रेड के अंदर आ गया। इंडिया से होम ट्रेड का एग्जाम्पल, इंडिया में ही रहकर कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ के बीच में कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का एग्जाम्पल, इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, ठीक है। सो ये हो गए एलिमेंट्स। नाउ कमिंग ऑन टू बिगनिंग, इंडस्ट्री बिगिंस, इंडस्ट्री के जो काम होते हैं बिगिंस प्रियर टू कॉमर्स एंड ट्रेड। प्रियर मतलब पहले। तो इंडस्ट्री में जो भी चीज़, देखो सबसे पहले तो चीज़ों का प्रोडक्शन ही होता है ना, तब वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और तब वो फाइनली सेल होती हैं, ये तो प्रोसेस है। तो इंडस्ट्री में जो वर्क होता है वो कॉमर्स और ट्रेड के भी पहले शुरू हो जाता है। कॉमर्स का जो वर्क है बिगिंस आफ्टर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद आता है। जब यहाँ कुछ प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये इंडस्ट्री के बाद आता है, ठीक है। और ट्रेड बिगिंस विद कॉमर्स, ट्रेडिंग का पर्पस, ट्रेडिंग का जो काम होता है वो कॉमर्स के साथ साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का शुरू होता है वैसे ही उनका बेचना खरीदना भी शुरू हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन से बेचना खरीदना कैसे शुरू हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में ही अल्टीमेटली बेचना खरीदना भी हो जाता है। कैसे, क्योंकि होलसेलर्स जो होते हैं वो गुड्स मैन्युफैक्चर से बाय करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, और आगे फर्दर रिटेलर्स को सेल करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग जो बाइंग एंड सेलिंग का चीज़ है वो भी इन कॉमर्स के साथ साथ ही शुरू हो जाती है। तभी यहाँ लिखा है बिगिन विद कॉमर्स, कॉमर्स के साथ ही शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द 9th पॉइंट, रिप्रेजेंट्स। रिप्रेजेंट्स क्या करता है इंडस्ट्री, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये रिप्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, और ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गुड्स की सप्लाई, ठीक है। जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो यहाँ हमें समझ में आ जाता है कितनी सप्लाई हो रही है गुड्स की, आगे से उधर से आ रही है प्रोड्यूस होकर। कॉमर्स कितनी डिमांड है गुड्स की, तो ये सब रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन जब गुड्स का होता है ना, जब हम जो गुड्स मांगते हैं लोग कि हाँ इतने इधर चाहिए उतने उधर चाहिए, तो समझ में आता है गुड्स की डिमांड किधर कितनी है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल कंज्यूमर्स के पास गुड पहुँचते हैं तो एक्सचेंज हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज का प्रोसेस। कमिंग ऑन टू द ओनरशिप एंड कंट्रोल पार्ट, इंडस्ट्री को जो ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट इसको ओन करते हैं। कॉमर्स जिनको जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस करते हैं वो मर्चेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम मर्चेंट्स कहेंगे, तो ओन करते हैं इसे मर्चेंट्स और कंट्रोल करते हैं मर्चेंट्स। ट्रेड जो बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का काम करते हैं, उन लोगों को हम ट्रेडर्स कहते हैं। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल ट्रेडर्स के हाथ में होती है यहाँ पर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। 10 पॉइंट्स मैंने टोटल आपसे डिस्कस कर लिए हैं। 6 इसके पहले लिखे थे, 4 ये रिमेनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। एज इट इज़ आप एग्जाम में अगर लिख कर आओगे, अगर आपके क्वेश्चन आता है, यू विल गेट 100% ऑफ योर मार्क्स। सो आई होप मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा इन सब का डिफरेंस। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।